हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। कल हमने इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन किया था। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हुए होंगे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पावर का पहला क्वेश्चन है। द इंजन ऑफ ए ट्रेन हैज टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन टू ओवरकम द फ्रिक्शन to run at the uniform rate of 90 km per hour. What is the power developed by the engine? सबसे पहले ये समझिए कि ये लाइंस हैं, इसके ऊपर जब आपका इंजन चलता है तो ये जो लाइंस हैं ये फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं ताकि ये इंजन की मोशन रुके। अब उसने क्या कहा है, ये जो फोर्स लगाया गया है ये फ्रिक्शन को ओवरकम करता है, यानी कि जो इंजन चल रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और वो उसने क्या कहा है, टू रन एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास वेलोसिटी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। इसे आप एसआई सिस्टम में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। उसके लिए 90 इंटू 5/18 करेंगे, 5 ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितना दे रखा है उसने, 5000 न्यूटन। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, एक सिंपल फॉर्मूला है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज 5000 इंटू 25, दैट इज 125000। यह आ जाएगा जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं। तो पावर आपके पास आ गई 125000 वाट। 1000 वाट में 1 किलो वाट होते हैं, तो इसको किलो वाट में भी आप लिख सकते हैं 125 किलो वाट। दिस इज योर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम रन्स अप ए फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स इन 40 सेकेंड्स। इस तरह से स्टेप्स हैं जहाज की जो खिड़की है वहां तक पहुंचने के लिए, और वो उन 30 स्टेप्स को कवर करने में 40 सेकंड्स लेता है। हर स्टेप की जो हाइट है, ये जो हाइट है ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है पावर कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए, पावर में आपको चाहिए होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। आपको यहां दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, ना आपके पास डायरेक्ट फोर्स है ना डायरेक्ट वेलोसिटी है। फोर्स कौन सा लिया जाएगा यहां पे, देखो जो मैन ऊपर चढ़ रहा है उसका जो वेट होगा mg, दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो F इज इक्वल टू mg, दैट इज 60 इंटू जी को हम कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 ले देते हैं, इट विल बी 600 न्यूटन। वेलोसिटी क्या है, देखिए 30 स्टेप्स हैं और वो कितने में कवर हो रहे हैं, 40 सेकंड में। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि 30 स्टेप है और एक स्टेप की जो हाइट है वो है 20, तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 600 सेंटीमीटर या फिर 6 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया और ये कितने टाइम में कवर हो रहा है, 40 में। तो जो स्पीड हो जाएगी वो होगी 6/40। अब आपके पास v भी आ गया, इट इज मीटर पर सेकंड, और फोर्स भी आ गया। तो पावर आप निकाल सकते हैं, दैट इज 600 इंटू 6/40, कैंसिल 2 3, ये आ जाएगा आपके पास 30 इंटू 3 90 वाट। पावर की यूनिट हमें पता है वाट होती है, तो 90 वाट विल बी योर आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से घुमा के भी आ जाता है कई बार, जहां पे आपको डायरेक्ट ना तो फोर्स दे रखा होगा ना वेलोसिटी दे रखी होगी, और फिर भी आपको पावर निकालनी होगी। देखो ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये एक टाइम पे आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। पहले क्वेश्चन को समझो। A body is moved along a straight line by machine of constant power, यानी कि वो बॉडी जो है वो एक मशीन की हेल्प से मूव कर रही है। उस मशीन की खास बात यह है कि उसकी पावर कांस्टेंट है। What is the relation between the distance moved by the body in time t, यानी कि आपको
इसमें डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो बताना है कि जो टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वेरी करता है। ये मतलब होता है जब भी किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हो तो आप एक तरह से एक के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है ये बता रहे हो। कंडीशन क्या गिवन है? गिवन दैट पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। इसको लिख सकते हैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। इसको लिख सकते हैं एम वी बाय टी इंटू वी, या फिर एम वी स्केयर बाय टी। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी होती है एक तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं अगर डिस्टेंस को एस लूं, टाइम को टी, तो v को s बाय टी लिखा जा सकता है। लिख देते हैं यहां पे, इट विल बी s बाय टी स्केयर बाय टी, यानी कि ये बन जाएगा m s स्केयर बाय टी क्यूब। ये आपके पास पावर आ गई। इसका मतलब ये सारी टर्म क्योंकि कांस्टेंट कही गई है तो हमारा लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि एम एस स्केयर बाय टी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास भी तो कांस्टेंट है क्योंकि वही बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उस बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर हम यहां की बजाय यहां लगा दें तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसको छोड़ दो, यानी कि आप मास को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट वैल्यू में आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहां से लिखा जा सकता है एस स्केयर इज इक्वल टू टी क्यूब इनटू कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हटाते हैं, जैसे आपको याद होगा प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो हम कर रहे हैं उल्टा, हम कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनल आ जाएगा। एस स्केयर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, या फिर एस प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3/2। देखिए ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये उस टाइम आया हुआ क्वेश्चन है जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया करते थे। तो मेरे हिसाब से इसका लेवल इतना नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोलिजन का। ए रेलवे कैरेज ऑफ मास 10,000 किलोग्राम मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ स्टेशनरी कैरेज ऑफ सेम मास। यानी कि दूसरे वाला जो कैरेज है वो सिमिलर मास का है और रेस्ट पे है, उसको वो स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर द कोलिजन द कैरेज गेट कपल्ड एंड मूव टूगेदर, व्हाट इज देयर कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन। ध्यान दीजिए यहां जो ये चीज दी गई है, कपल्ड एंड गेट मूव टूगेदर, यानी कि दोनों ऐसे चले, पहले स्ट्राइक किया और फिर दोनों इकट्ठे हो गए। तो किस तरह का कोलिजन हुआ? ये हुआ इनइलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन में आपको पता है जो कॉमन वेलोसिटी होती है v, दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। u1 पहले कैरेज की इनिशियल वेलोसिटी, u2 दूसरे कैरेज की। अब क्योंकि जो दूसरा कैरेज है वो रेस्ट पे है तो यहां पे u1 हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, u2 हो गया 0। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले लो, क्योंकि उसने कहा है कि वो सेम मास के हैं दोनों, तो दोनों मासेस को मैंने m ले लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बी m 15 प्लस m इंटू 0 डिवाइड बाय m प्लस m, तो ये हो जाएगा m बाय 2m इंटू 15, रिजल्ट आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो कॉमन उनकी वेलोसिटी होगी जिससे वो स्टिक होके आपस में चलेंगे वो आएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, उसे ध्यान से समझिए। ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट इज स्ट्रक बाय अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, यानी कि m मास वाली बॉडी रेस्ट पे है, उसको स्ट्राइक करती है एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है। शो दैट the kinetic energy of mass m transferred to the body of mass capital M is 4mm by small m plus capital M, बल्कि काइनेटिक एनर्जी
फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यहां पे इसको कर लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एम वाली बॉडी, एम मास वाली बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना फ्रैक्शन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, वो ये है, आपको ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये समझो बेटा कि एक बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी मोशन में है, तो मोशन वाली जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू हाफ m, मान लिया उसकी वेलोसिटी u1 है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दूसरी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं क्योंकि वो रेस्ट पे है, लेकिन कोलिजन के बाद जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है, हमें पता है उसका फॉर्मूला v2 होता है, दैट इज 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो। इस वाले केस में u2 जो है वो 0 है क्योंकि सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो यहां से v2 हमारे पास आ जाता है 2m1u1 बाय m1 प्लस m2। व्हाट इज m1, व्हाट इज m2? m1 आपके पास है m, m2 आपके पास है कैपिटल M, ठीक है। तो अब इस दूसरे वाली बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M आफ्टर कॉलिजन कितनी हो जाएगी? उसको मैं K2 कह देता हूं, इसको K1 कह देते हैं। सपोज ये K1 है और ये K2 है। K2 इज इक्वल टू हाफ M2 यानी कि M और V2 स्केयर यानी कि हाफ कैपिटल M इंटू 2m u1 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m पूरे का स्केयर। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन क्या होता है? टोटल में से कितना। जैसे मानने की बात है हमारे पास ये कोई चीज है, इसके 4 टुकड़े हैं, मैंने इसको कलर कर दिया, तो ये कितना कलर हुआ? ये 1/4 कलर हुआ, यानी कि टोटल कितना था? 4। हमने कितना कलर किया? 1। उसी 4 में से 1 लिया गया है ना। तो यहां जो इस सेकंड बॉडी को काइनेटिक एनर्जी मिली वो कहां से आई है? वो फर्स्ट में से ही आई है। तो फर्स्ट वाली हो गई टोटल और सेकंड वाली होगी उसका ये कलर पार्ट। तो एक तरह से मुझे क्या करना है? मुझे रेशियो निकालना है फ्रैक्शन के लिए, फॉर फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। हमें क्या निकालना होगा? K2 बाय K1 निकालना है। अब K2 आपके पास है कितना? हाफ कैपिटल M 2m u1 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m पूरा स्केयर और डिवाइड बाय हाफ m u1 स्केयर। देखिए अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहां पे 4m स्केयर u1 स्केयर बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्केयर बाय m u स्केयर और साथ में यहां कैपिटल M भी है। u स्केयर से u स्केयर कैंसिल, इस m से ये एक m कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए जरा 4 कैपिटल M स्मॉल m, 4 कैपिटल M स्मॉल m बाय m प्लस m स्केयर, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये आ जाएगा। हमें यही प्रूव करना था कि जो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड है वो कितना आएगा? 4 स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्केयर, यही रिजल्ट हमारा आ जाएगा। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन में जिसमें हमने फ्रैक्शन निकाला है, इसी में यह कहा गया है कि अगर जो स्टेशनरी मास है यानी कि कैपिटल M, इफ कैपिटल M इज इक्वल टू 4 ऑफ स्मॉल m, then what will be the fraction, what will be the percentage
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, तब ये काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट ट्रांसफर होगी ये आपको बताना है। तो ये तो आपने फ्रैक्शनल ट्रांसफर निकाला है। आपको याद होगा एक फ्रैक्शनल एरर होता था, एक परसेंटेज एरर होता था। क्या डिफरेंस था उसमें कि फ्रैक्शनल इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज, ये फॉर्मूला था। तो इसमें आप क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शनल निकाल लीजिए अगर जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो K2 बाय K1 विल बी 4 इंटू m की जगह 4 स्मॉल m इंटू m बाय 4m प्लस m स्क्वायर, इट विल बी 16m स्क्वायर बाय 5m स्क्वायर, यानी कि 16 बाय 25 m स्क्वायर बाय m स्क्वायर कैंसिल। तो ये फ्रैक्शनल आ गया। अब परसेंटेज ट्रांसफर, परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू K2 बाय K1 इंटू 100, यानी कि 16 बाय 25 इंटू 100, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है इससे, तो ये आ जाएगा 64%। तो अगर जो बॉडी रेस्ट में है उसका मास दूसरी बॉडी से 4 टाइम्स हो तो कितने परसेंट वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा उसको? 64% एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, काइनेटिक एनर्जी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप यू विल डू बेटर इन न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कोई डाउट है इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहले वाली वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको इसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी।